हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू BZYT 143 का पार्ट 2 का पेपर जून 2025 का। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। हमने जो पार्ट 1 की वीडियो थी वो बेटा यहाँ पे एंड करी थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिम्टम एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब मलेरियल डिजीज़ के जो मलेरिया होता है उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसको डायग्नोस कैसे करते हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है। सिम्टम्स अगर बात करें तो बेटा मलेरिया में सबसे पहला होता है फीवर। ठीक है, ये तो होता ही है, हमें पता है कि मस्कीटो बाइट की वजह से होता है, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली, जैसे कि चिल्स, एक पीरियोडिक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद बॉडी में शिवरिंग होना, चिल्स होना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ये स्पेसिफिक मलेरिया का फीचर है। तो चिल्स होता है, फीवर होता है, उसके अलावा डायरिया हो सकता है, हेडेक, मसल पेन, नोजिया, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, वीकनेस। दीज ऑल कैन अकम्पनी सम लेस नोटिसेबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मलेरिया आर, कुछ लोगों में, कुछ कम लोगों में कभी कभी मलेरिया के टाइम में क्या होता है, स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली का मतलब है जो स्प्लीन होती है वो इनलार्ज हो जाती है, या हिपैटोमेगाली मतलब कि लिवर इनलार्ज हो जाता है। इंक्रीज ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी, माइल्ड अनीमिया, माइल्ड जॉन्डिस। तो जॉन्डिस मतलब कि येलोइश कलर आ जाना क्योंकि स्किन में, और उसके अलावा एनीमिया, ब्लड का कम बनना, क्योंकि वैसे भी जो मलेरियल पैरासाइट है वो आरबीसीज को ही इन्फेक्ट करते हैं, ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे एनीमिया होना जो है वो नॉर्मल, मतलब इट इज़ probable. The disease, however, can turn into severe malaria if there are serious organ failures or abnormalities in the bloodstream or body metabolism. अगर ये मलेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो माइग्रेट करते हुए एक से दूसरे ऑर्गन में जाके इन्फेक्शन फैला सकता है। सो सिम्टम्स ऑफ सीवियर मलेरिया इंक्लूड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कोमा, कन्फ्यूजन, डेथ, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, सीजर्स एंड सीवियर एनीमिया। तो बहुत ज़्यादा अनीमिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कन्फ्यूजन, ब्रेन फॉगीनेस, फीवर, चिल्स वगैरह, इन सब के साथ अगर ये चीज़ बढ़ती जा रही है और ये डायग्नोज नहीं हो रही, कई बार कई सिटीज़ में या छोटे शहरों में अभी भी कभी कभी कहीं, मतलब देर आर से मेनी केसेस जहाँ पे मलेरिया अच्छे से डायग्नोज नहीं होता, एंड इवेंचुअली द पर्सन वुडंट एबल टू मेक इट और सर्वाइव. Some less noticeable manifestations of severe malaria are abnormalities in blood coagulation, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द यूरिन, क्योंकि ना आरबीसीज को प्लाज्मोडिया इन्फेक्ट करता है, मलेरियल प्लाज्मोडिया। तो जब वो आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है तो उसके बाद आरबीसीज बर्स्ट होते हैं, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन भी रिलीज होता है। तो जब बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा होता है तो वो यूरिन में प्रोड्यूस होना, मतलब आना शुरू हो जाता है। हाई एसिडिटी ऑफ ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो हो जाती है, ब्लड की एसिडिटी का बढ़ना, हाइपोटेंशन, बीपी लो होना, और ऑर्गन फेलियर में किडनी फेलियर जैसे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन कब? सिवियर मलेरिया में। डायग्नोसिस तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी अगर डिजीज़ से बचना है तो हमें सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचना है। और डॉक्टर, देखो, डॉक्टर जो है वो ट्रीट करता है, वो मेडिसिन देता है। लेकिन अगर सपोज़ किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया या किसी ने टेस्ट करवाया और वो टेस्ट के रिपोर्ट्स सही नहीं थे, उन रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलेगा, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। तो डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मलेरिया इज़ यूजुअली डायग्नोज बाय एग्जामिनिंग अ ब्लड सैंपल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, मतलब ब्लड के स्लाइड बनाते हैं और उसके अंदर ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें माइक्रोब जो है, जो मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, क्या वो दिख रहा है। द टेस्ट के तो इसमें ना एक वो भी होता है, जैसे एक होता है थिन स्मेयर, एक होता है थिक स्मेयर। तो ज़्यादातर थिक स्मेयर बनाया जाता है अगर मलेरियल, अगर एक इंडिकेशन है कि हाँ हो सकता है मलेरिया हो, तो थिक स्मेयर बना के भी उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उसके अलावा द टेस्ट किट आर ऑल्सो अवेलेबल दैट डिटेक्ट एंटीजन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इन द पेशेंट्स ब्लड। टेस्ट किट अवेलेबल है जिनको हम बोलते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे कि आपने टेस्ट किट देखी होगी, इस टाइप की होती है, यहाँ पे एक विंडो बनी हुई होती है और यहाँ पे 2 लाइन्स आती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सैंपल होल होता है, यहाँ पे सैंपल डालते हैं, सिरम डाला, तो जैसे जैसे वो सिरम इधर रीच करेगा, एक कंट्रोल की लाइन होती है, एक टेस्ट की लाइन होती है। अगर टेस्ट की लाइन भी पॉजिटिव आ जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है, तो मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है। तो इस टाइप के किट्स को बोलते हैं बेटा रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, RDTs। तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन मलेरियल प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डिटेक्ट कर पाती है वो 2 मेन स्पीशीज़ को डिटेक्ट कर पाती है, उन्हीं के लिए बनी हुई है, दैट इज़ फैल्सीपारम एंड ओवेल।
So it can detect two different kind of malarial antigen, one of Plasmodium falciparum and the other found in all 4 Plasmodium species. RDTs is usually give result in about 20 minutes. It is a good alternative to microscopy in the absence of reliable microscopic diagnosis. अगर किसी टाइम पे माइक्रोस्कोपी नहीं हो सकती, ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइमरी में हम आरडीटी कर सकते हैं, लेकिन आरडीटी जो है एक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है. ये हो सकता है कि अगर आरडीटी पॉजिटिव आ गया तो मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. बट अगर आरडीटी का टेस्ट बेटा नेगेटिव आया तब भी कोई श्योर नहीं है कि पर्सन को मलेरिया नहीं है, तो फिर हमें माइक्रोस्कोपी करनी ही पड़ेगी. ठीक है, माइक्रोस्कोप वो स्लाइड के ऊपर सैंपल बना के स्लाइड के ऊपर ब्लड स्मेयर बना के फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखना इम्पॉर्टेंट है. In that case, a negative RDT can result followed by microscopy. If a patient with positive RD is not responding to treatment, the Plasmodium species should be diagnosed with microscopy for appropriate medication. Suppose करो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ, उसके अंदर पता चल गया कि हाँ मलेरिया है, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं जा रहा, वो ज़्यादा हील नहीं कर रहा, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि अब माइक्रोस्कोपी की हेल्प से ये डिटरमाइन करा जाए कि स्पेसिफिकली ये कौन सा स्पीशीज़ है, ताकि उसी को फिर अच्छे से ट्रीट करें, स्पेसिफिकली उसी के अगेंस्ट ट्रीटमेंट करें. बट कुछ कुछ हाई लैब्स में, कुछ कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर स्पीशीज़ को डिटरमाइन करने के लिए भी आरडीटीज़ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया कैन बी चैलेंजिंग फॉर मेनी रीजन. मेनी हेल्थ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर इनसफिशिएंटली ट्रेंड एंड सुपरवाइज. कभी कभी कई लोगों को टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करना नहीं आता, या माइक्रोस्कोपी अच्छे से नहीं करनी आती, या क्योंकि माइक्रोस्कोपी इज़ अ वेरी क्रूशल टेक्निक. ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई हेल्थ वर्कर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और उसके वर्क में इंसफिशियंसी थी जिसकी वजह से देर आर चांसेस कि मलेरिया डायग्नोज नहीं हुआ. ठीक है, मलेरिया कैन लीड टू डेथ इन सीवियर मैनिफेस्टेशन, दो मोस्ट डेथ्स अकर इन रूरल एरियाज. जहाँ छोटे शहर होते हैं वहीं पे ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. क्विक प्रोग्रेशन फ्रॉम इलनेस टू डेथ कैन बी प्रिवेंटेड बाय फास्ट एंड इफेक्टिव मेडिकेशन. ट्रीटमेंट की बात करें, स्पीशीज सच एज फाल्सीपैरम एंड वाइवैक्स हैव become resistant to many anti-malarial drugs. For example, chloroquine resistant strain of falciparum. सबसे पहले क्या होता था, मलेरिया का एक सबसे मेन क्लोरोक्विनोन या क्यूनिन हम बोलते थे. ठीक है, ये ट्रीटमेंट यूज़ होता था मलेरिया के लिए, लेकिन जैसे जैसे जो मलेरिया पैरासाइट है वो डेवलप होता जा रहा है, उसके अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं, इवॉल्व होता जा रहा है, तो कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो इसके रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब कि वो इनसे अफेक्ट नहीं होते, किल नहीं होते. सो सम ड्रग्स दैट आर यूजुअली रिकमेंडेड बाय नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, दे माइट नॉट बी इफेक्टिव इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स. जैसे कि आर्टेमिसेनिन कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स, अटोवाक्यून, प्रोगानले, क्लोरोक्विनोन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्योन. इसमें से जो मेन नाम है ना, बिकॉज ये सारे नाम बहुत ही टेक्निकल हैं टू लर्न, तो इनमें से जो मेन नाम है ना वो आप क्यूनिन लर्न करो, क्लोरोक्विनिन लर्न करो, डॉक्सीसाइक्लिन लर्न करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. ठीक है, उसके अलावा सल्फाडॉक्साइन पायरीमिथेनमाइन. Primaquine is used as adjunct drug against certain Plasmodium species. It is active against the dormant liver forms, which is rare and non-existent in Falciparum. Primaquine is not recommended for people who are deficient in G6PD enzyme or for pregnant women. People who have uncomplicated malaria can take treatment from a nearby hospital and rest at home. लेकिन emergency cases में पर्सन को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी हो जाता है. तो ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी मलेरियल ड्रग्स ज़्यादातर क्लोरोक्विनिन होता है, लेकिन अगर कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो इसके रेजिस्टेंट हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करे जाते हैं. ये एक शॉर्ट पिक्चर है जहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें हमने शॉर्ट में पढ़ा है कि सिम्टम्स में क्या होता है. फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लाइक हेडेक, मसल एक, फटीग, नोजिया. ठीक है, क्लासिकल पेरोक्सिज्म मतलब फीवर 3 स्टेजेस में होता है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग. इंटेंस शिवरिंग एंड चिल्स होंगे, एकदम से फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल, और फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और टेम्परेचर फीवर नॉर्मल डाउन आ जाएगा. पीरियोडिसिटी फीवर साइकिल्स आफ्टर 48 आवर्स, मतलब 2 डेज़ के बाद ये जो साइकिल है ना वो हमें रिपीट होती हुई दिख रही है. कॉन्स्टेंट फीवर रेयर है, एक माइल्ड फीवर रेयर है, लेकिन हर 48 आवर्स के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फिर स्वेटिंग हो रही है.
या फिर अगर ये जो साइकिल है वो 48 आवर्स के बाद रिपीट हो रही है तो ये एक सिम्टम है कि जो इन्फेक्शन है वो या तो वाइवेक्स स्पीशीज़ की वजह से है या फिर फाल्सीपैरम की वजह से। बट अगर ये 72 आवर्स में रिपीट हो रही है तो ये मलेरिया की वजह से है। ठीक है। डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने पढ़ लिया, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, जो टेस्ट किट वाले टेस्ट होते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर मेथड भी होते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो होते हैं वो भी करे जाते हैं हाई सेंसिटिव केसेस में, जैसे कि एलाइजा बेसिकली। ठीक है। ट्रीटमेंट, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया यूजुअली ट्रीटेड विथ क्लोरोक्वीन और artemisinin based combination therapy. Radical cure, use of primaquine to eliminate dormant liver stages. अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो प्राइमाक्वीन यूज़ करते हैं वाइवेक्स के केस में और ओवेल के केस में। सीवियर मलेरिया के केस में रेक्टल इंजेक्टेबल एंटी मलेरियल ड्रग्स दिए जाते हैं और हॉस्पिटलाइज करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 2 इंसेक्ट ऑर्डर्स कंप्राइजिंग डिजीज वेक्टर्स। ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन और इसको सेपरेट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी एक बार यहाँ से देख लो। द बेसिक प्रिमिटिव प्लान कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, जो भी एक हम बात कर रहे हैं माउथ पार्ट की, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो बेटा उसमें होता है अपर लिप जिसको हम बोलते हैं लेब्रा, मैंडिबल्स जॉ को, मैक्सिला लोअर जॉ को और लेबियम लोअर लिप को और हाइपोफैरिंग्स टंग को। तो ये पूरा उसके माउथ हुआ। अब अलग अलग मॉडिफिकेशन क्या होती है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो च्यूइंग टाइप होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं जिनका माउथ होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका स्पॉन्जिंग टाइप, साइफनिंग टाइप एंड च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। ये वाला जो टॉपिक होता है ना ये बेटा BZYCT 131 में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी हम करते हैं और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे भी करते हैं। So, chewing or mandibulate type. In the ancestral form found in insects like cockroaches and grasshoppers, it is designed for biting and grinding solid food. तो जो mandibles होते हैं, mandibles क्या है बेटा, jaw, upper jaw basically, strongly sclerotized with teeth like edges for cutting. मतलब वहाँ पे strong layer होती है जो teeth की तरह act कर रही होती है, जो cutting में help करती है. Maxilla and labium मतलब कि जो lips होते हैं और lower jaw होते हैं वो function करते हैं fork की तरह, and a lower lip to push food into the माउथ। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में क्या होता है, जैसे कि मस्कीटोज और बग्स। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो च्यूइंग टाइप है वो किसके अंदर है, कॉकरोच एंड ग्रास होपर के अंदर, और जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है वो किसके अंदर है, मस्कीटो एंड बग्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आर मॉडिफाइड टू पंचर टिश्यूज। तो अब ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, तो मतलब ये पहले होल्ड करेंगे और फिर अंदर से ब्लड को सक करेंगे। तो उसके लिए इनके पास होते हैं स्टाइलेट, प्रोबोसिस, और इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। स्टाइलेट में क्या होता है, मैंडलम और मैक्सिला मतलब जो जॉ है वो इलोंगेटेड होते हैं और आगे नीडल लाइक स्टाइलेट्स होते हैं ताकि वो होल्ड करने में एक पिन की तरह होते हैं जो स्किन के अंदर होल्ड करते हैं। द लेबियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ग्रूव और शेथ दैट होल्ड्स द स्टाइलेट, और इसके आसपास लेबियम होता है, लिप होता है जो इसको होल्ड करके रखता है, और फिर ये पियर्स करके जब स्टाइलेट बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो ब्लड को सक करने लग जाते हैं। इन फीमेल मस्कीटो द स्टाइलेट पियर्स द स्किन वाइल अ सलाइवरी चैनल इंजेक्ट्स एंटीकोएगुलेंट्स। स्पॉन्जिंग टाइप किसके अंदर होगा बेटा, एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, हाउस फ्लाई के अंदर। सो दीज आर अडेप्टेड फॉर लिक्विड और सेमी लिक्विड फूड। लेबलम, द डिस्टल एंड ऑफ लेबियम इज एक्सपैंडेड इनटू 2 लार्ज फ्लैशी पैड्स कंटेनिंग टाइनी चैनल्स कॉल्ड सुडोट्रेकिया। मतलब कि जो लिप का एक पार्ट होता है, ठीक है, लिप का जो एक एंड है वो एक्सपैंड हो चुका है 2 लार्ज पार्ट्स में, 2 लार्ज पैड्स में, और वहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सुडोट्रेकिया। These channels act like capillaries to soak up liquid fluid. Solid food is all first dissolved by vomiting saliva before being sponged up. Sponge का मतलब क्या होता है, सोक करना। ठीक है। अब ये सक नहीं कर रही, ये सोक कर रही। तो इनका जो लिप है वहाँ पे फ्लैशी पैड्स बन गए हैं जो फूड को या लिक्विड फूड को सोक अप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड फूड को सोकअप कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड फूड है तो सॉलिड फूड के ऊपर पहले सलाइवा पोर करते हैं, उसको डाइल्यूट करके थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और फिर वो स्पॉन्ज अप होता है, मतलब कि सोक होता है। नेक्स्ट इज साइफनिंग टाइप। साइफनिंग टाइप होता है बेटा किसमें, बटरफ्लाइज एंड मॉथ में, विच फीड एक्सक्लूसिवली ऑन नेक्टर। Galea, the mandibles are usually absent. The galea of the maxillae are greatly elongated and joined to form long coiled tube. Basically इनके माउथ में आगे एक long coiled tube बन रही होती है जिसको proboscis बोलते हैं। ठीक है। तो एक लंबी coiled tube है जो इनको नेक्टर को सक करने में हेल्प करती है। The tube uncoils using blood pressure to reach deep into the flower. जैसे ये coil है,
जब इसको फ्लावर के अंदर और डीप जाना होगा तो ब्लड प्रेशर की वजह से ये कॉइल इलोंगेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी और फ्लावर के अंदर और डीपर तक जाके नेक्टर सक करेगी. सो द ट्यूब अनकॉइल्स यूजिंग ब्लड प्रेशर टू रीच इनटू फ्लावर्स एंड एक्ट लाइक स्ट्रॉ टू सक नेक्टर. नेक्स्ट है बेटा च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप. च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप किस में होता है? हनी बीज में होता है. It is a dual purpose modification. Mandible remain functional for molding, वैक्स और बाइटिंग. तो जो मैंडिबल्स है, जो जॉ है, वो फंक्शनल है, वो बाइटिंग के लिए काम कर रहे हैं. ग्लॉसा, द लेबियम इज इलोंगेटेड इनटू हेयरी फ्लेक्सिबल टंग, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लॉसा. मतलब कि जो लिप है वो लिप आगे जाके इलोंगेट हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? टंग फॉर्म कर रहा है. द बी यूजेज इट मैंडिबल्स फॉर हाइव वर्क एंड इट्स लॉन्ग ग्लॉसा टू लैप अप नेक्टर. मतलब कि अब हनी बी को तो अपना हाइव भी बनाना है, बी हाइव भी बनाना है और उसके साथ साथ उनको नेक्टर भी कलेक्ट करना है. तो ग्लॉसा, जो टंग है, जो लिप है, वो हेल्प कर रहे हैं नेक्टर को सक करने में, और जो मैंडिबल्स है वो हेल्प कर रहे हैं बाइटिंग में और हाइव बनाने में. ठीक है जी. नेक्स्ट, तो ये एक एग्जांपल्स करने बहुत ज़रूरी है. टाइप कौन कौन से होते हैं माउथ के? च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग, सकिंग, स्पॉन्जिंग, साइफनिंग, च्यूइंग और लैपिंग. च्यूइंग टाइप किस में होता है बेटा? ग्रास होपर में. इसमें मेनली स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं जो बाइट करते हैं सॉलिड फूड को. पियर्सिंग टाइप होता है मस्कीटो में, जिसमें नीडल लाइक स्टाइलेट्स हैं जो सक करते हैं ब्लड को. स्पॉन्जिंग टाइप होता है हाउस फ्लाई में, उसमें सूडो ट्रेकिए होते हैं और वो अब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड को. साइफनिंग टाइप होता है बेटा बटरफ्लाई में, उसके अंदर कॉइल्ड प्रोबॉसेस होती है और वो कॉइल्ड प्रोबॉसेस बाद में अनकॉइल हो जाती है और नेक्टर को सक करती है. और च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप होता है हनी बी में, वहाँ पे ग्लॉसा होता है, मतलब जो टंग होती है वो ग्लॉसा होती है और वो नेक्टर को लैप करने में हेल्प करती है. So the next question is, write short note on any two of the following: Chagas disease, types of ommatidia and compound I, mode of transmission of disease by biological vector. तो स्टार्ट करते हैं शगास डिजीज से. शगास डिजीज बेसिकली क्या होता है? रेडोविड बग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रिपनोसोमा क्रूजी, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ शगास डिजीज. तो बेटा शगास डिजीज जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये डिजीज का मेन पैथोजन है ट्रिपनोसोमा क्रूजी, और वो पैथोजन कौन से वेक्टर या कौन से कैरियर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है? बग्स के थ्रू. ठीक है. समटाइम्स रेफर टू एन अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस. इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज, मतलब एनिमल से स्प्रेड होने वाला डिजीज है. कॉमनली फाउंड होता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, उसके अलावा यूएस में. हाउएवर नाउ इट कैन बी फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड हो सकता है. सिम्टम्स की अगर बात करें, इट इंक्लूड्स बोथ acute and chronic condition. The acute phase is often symptoms free but mild symptoms may include swelling in the infection site. जहाँ पे भी बग बाइट हुई है वहाँ पे swelling हो जाएगी. ये हो सकता है फीवर, फटीग, बॉडी एक, रैशेज, हेडेक, नोजिया, डायरिया. swollen glands हो सकते हैं. whereas chronic phase may include irregular heartbeat, heart failure, sudden cardiac arrest, मतलब कि ये हार्ट को अफेक्ट करेगा. डिफिकल्टी swallowing अप ड्यू टू एनलार्ज ईसोफेगस, क्योंकि स्वेलिंग हो गई ईसोफेगस में. स्टमक पेन और कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू एनलार्ज कोलोन. तो बेसिकली जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या हुआ? फीवर, फटीक, बॉडी एक्स वगैरह, लेकिन स्वेलिंग हो रही है इन्फेक्शन साइड पे और धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग बढ़ रही है. वो स्वेलिंग कोलोन में हो रही है, स्टमक में हो रही है, ईसोफेगस में हो रही है, जिसकी वजह से फूड को कंज्यूम करना भी मुश्किल हो जाता है. सो द डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपनोसोमा क्रूजी. ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट होता है बग्स के थ्रू. They defecate after feeding on human blood, leaving the parasite behind to enter the blood through the bite. तो बेसिकली ब्लड मील के बाद ये वहाँ पे डिफिकेट कर देते हैं और इनके जो डिफिकेशन होती है उसके अंदर पैरासाइट प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है. Other routes, it can be transmitted through blood fusion, organ transplant, ingestion of contaminated food from mother to child during pregnancy. इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन या तो एक मस्कीटो के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा या फिर जो दूसरे प्रोबेबल कॉजेज हैं वो है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड. हमने कहीं ऐसा खाना खा लिया जहाँ पे ऑलरेडी वो कंटामिनेटेड फूड था. सिम्टम्स एक्यूट में माइल्ड फीवर, हेडेक, swollen glands या फिर स्वेलिंग इन आई. क्रॉनिक फेज के अंदर अफेक्ट्स अप टू अ थर्ड ऑफ इंडिविजुअल लीडिंग टू सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम्स या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज. नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ ओमेटिडिया इन कंपाउंड आई. ओमेटिडिया का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. टाइप ऑफ आई के बारे में हमने करा हुआ और अगेन रिकॉलिंग कि ये क्वेश्चन BZYCT 131 में भी हमें देखने को मिला. सो इफ़ यू वांट आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन हम पहले भी 2 या 3 पेपर्स में ऑलरेडी हो चुके हैं तो हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं.
द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस बाय बायोलॉजिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर के थ्रू डिजीजेस जो है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो उसके अंदर द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स, कौन कौन सा मेथड है, प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन, साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन और वर्टिकल एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो 4 तरीके होते हैं बेटा। सबसे पहला प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन क्या कहते हैं, द प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन अकर व्हेन द ऑर्गेनिज्म पैथोजन इंजेस्टेड विद द ब्लड मील अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड। मतलब कि एक मस्कीटो ने, ठीक है, ह्यूमन को बाइट करा फॉर द ब्लड मील, और ये ह्यूमन जो था वो इन्फेक्टेड था, तो इसमें से जो पैथोजन है वो कहाँ चला गया, आर्थ्रोपोड के अंदर, मतलब उस मस्कीटो के अंदर। ऐसा हमने अभी लास्ट पार्ट 1 में डेंगू का साइकिल पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, रेप्लिकेट एक्सटेंसिवली इन वेरियस टिश्यूज ऑफ मस्कीटो एंड ट्रांसमिटेड टू न्यू होस्ट इन द सलाइवरी फ्लूइड। फिर हमने देखा था कि फिर वो मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड तक या सलाइवरी डक्ट तक आ जाता है, उसके माउथ तक आ जाता है। तब जब वो मस्कीटो नेक्स्ट ह्यूमन को बाइट करता है तो ये इन्फेक्शन उसके अंदर चला जाता है, ये पैथोजन उसके अंदर चला जाता है। सो द एजेंट अंडरगोज नो साइक्लिक चेंजेस बट सिंपली ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज इन द बॉडी ऑफ द वेक्टर। तो जो भी ये माइक्रोब होगा ये मस्कीटो की बॉडी में, वेक्टर की बॉडी में ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर नेक्स्ट में चला जाता है। सो दिस इज प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। एक सेकेंड, लेट अस इरेज दिस। यस, in this type of transmission, the pathogen undergoes development cycle, changes from one stage to another as well as multiplication in the body of the arthropod. बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, वो सिर्फ ग्रो हो रहा था या मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर वो एक लार्वल फॉर्म है, फिर वहाँ से वो दूसरी लार्वल फॉर्म बन रहा है, फिर वो अडल्ट फॉर्म बन रहा है, तो उसकी फॉर्म्स भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि वो अपनी लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से कर रहा है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज मलेरिया। तो ये अच्छे से याद रखना। प्रोपेगेटिव के अंदर एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल डेंगू, ठीक है, ये चिकनगुनिया, जीका वायरस। उसके अलावा जहाँ पे मस्कीटो मलेरिया के अंदर, मतलब सॉरी, जो मलेरिया पैरासाइट है वो मस्कीटो के अंदर भी अपनी लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस, वो गैमीट बनता है, फिर उसको ब्रेक करके शाइजोंट बनता है, ट्रोफोजोइड बनता है, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। और ये होता है बेटा मलेरिया के अंदर, इन विच अ सिंगल जाइगोट मे गिव राइज टू एज मेनी एज मोर देन 2 लाख स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स बनाता है। द एजेंट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइज इन द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड। तो उसमें साइक्लिकल चेंजेस भी होते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, प्लस वो मल्टीप्लाई और ग्रो भी कर रहा होता है। तो इस टाइप का हो गया साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। अब प्रोपेगेटिव है तो इसमें मेन मैकेनिज्म तो वही हो रहा है कि मस्कीटो ने बाइट करा किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को, ब्लड मील के टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट या पैथोजन आ गया। अब वो पैथोजन उसकी बॉडी में ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, और जब वो नेक्स्ट ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके अंदर इस पैरासाइट को इंजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है साइक्लोडेवलपमेंटल ट्रांसमिशन। इन साइक्लोडेवलपमेंटल ट्रांसमिशन द पैथोजन अंडरगोज डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर बट डज नॉट मल्टीप्लाई। बेटा यहाँ पे पैथोजन के अंदर एज द सेंटेंस इटसेल्फ सेज कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसका नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा। फॉर एग्जाम्पल इन फाइलेरिया, अ सिंगल माइक्रोफाइलेरिया इंजेस्टेड बाय मस्कीटो, a single microfilaria ingested by a mosquito culex may result in only one third stage of infective larva. Essentially, however, the number of infective larvae is significantly lower than the number of microfilaria ingested with the blood. यहाँ पे मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर एक तो इसका एग्जांपल याद रखना है फाइलेरिया। अब फाइलेरिया में क्या होता है, माइक्रोफाइलेरिया, जैसे ये मस्कीटो है, ठीक है। मस्कीटो ने क्या इंजेक्ट जब ह्यूमन ब्लड मील ली तो उसने जब ह्यूमन ब्लड मील के टाइम में उसकी बॉडी में एंटर कर गया माइक्रोफाइलेरिया। अब माइक्रोफाइलेरिया अपनी जो लाइफ साइकिल है वो करेगा, जैसे गैमीट थे वो चेंज होगा जाइगोट में, ऊकानाइट, oocyst, स्पोरोजोइट रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी लाइफ साइकिल है नियरली 1/3 ऑफ लाइफ साइकिल वो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी की लाइफ साइकिल उसकी कहाँ होगी, ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। दूसरा, मस्कीटो के अंदर इसने अपनी सिर्फ 1/3 लाइफ साइकिल कंप्लीट करी। अब ये एंटर करेगा, जब मस्कीटो ने अगेन किसी ह्यूमन को बाइट करा और उसको इन्फेक्ट कर दिया तो ये स्पोरोजोइट ह्यूमन ब्लड में चले गए। अब ये लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, लिवर के अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके
नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेसिकली जो नंबर इंक्रीज होने वाला काम हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, ह्यूमन के अंदर। सो द नंबर ऑफ इन्फेक्टिव लार्वा इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नंबर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इंजेस्टेड विद द ब्लड। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रही है कि जितने माइक्रोफाइलेरिया उसने इंजेस्ट करे थे, ठीक है, और जितने रिलीज हो रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, वो कंपैरेटिवली कम ही है। क्योंकि सपोज एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो 50 गैमीट्स ह्यूमन ब्लड मील के थ्रू मस्कीटो के अंदर चले गए, तो 50 के 50 में ये डेवलपमेंट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 एग्स जो है, 50 के 50 गैमीट्स जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो मतलब कि जितने भी माइक्रोफाइलेरिया वो इंजेस्ट करता है, लेकिन जो इन्फेक्टिव लार्वा वो रिलीज कर रहा है, जो स्पोरोजोइड्स वो रिलीज कर रहा है, वो उससे कम ही है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रही, नंबर तो बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर है वो कम है। द एजेंट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस बट डज नॉट मल्टीप्लाई इन द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। Last है बेटा vertical and direct transmission. Some virus and rickettsia are transmitted from female parent arthropod through the eggs to the offspring. हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे क्या हुआ, एक मस्कीटो ने ह्यूमन ब्लड मील के टाइम पे कोई पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फीमेल मस्कीटो है जब ये एग्स ले करेगी तो इसके जो बेबी मस्कीटोज होंगे ना, ये पैरासाइट उसके अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो मस्कीटो खुद तो इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड कर रही, लेकिन उसके जो एग्स हैं जब वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब एग्स जब डेवलप हो जाएंगे तब वो उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो दिस इज TOT, ये हमने डेंगू के टाइम में भी पढ़ा था पिछली वीडियो में। सम वायरसेस एंड रिकेट्सिया आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट आर्थ्रोपोड थ्रू द एग्स टू द ऑफस्प्रिंग। इफ द पैथोजन एक्चुअली इन्फेक्ट द डेवलपिंग एग, दैट दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन। तो अगर जो पैथोजन है उसने इन्फेक्ट करा डेवलपिंग एग को, तो उसको बोलेंगे ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। दैट इज द स्प्रेड ऑफ पैथोजन फ्रॉम पेरेंट टू offspring. The developing ovum is infected and agent is present in the interior of the egg. तो egg के अंदर वो पैरासाइट या वो माइक्रोब एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो egg इन्फेक्ट हो जाता है। In either case, the newly hatched arthropod larval stages are infected with the pathogen. अब जब वो egg hatch करेंगे और लार्वा प्रोड्यूस होगा, तो लार्वा के अंदर ऑलरेडी पहले से वो इन्फेक्शन है, which is then transmitted to subsequent developmental stages of the arthropod. तो जब वो डेवलप होंगे, जैसे पहले एग बना, फिर लार्वा बना, और फिर बाद में जब अडल्ट फॉर्म बनेगा, तो अडल्ट के अंदर ये माइक्रोब ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन की, या वेनरल ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन वायरसेस हैज आल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड। दस मेल मस्कीटोज दैट बिकम इन्फेक्टेड ट्रांसोवेरियली और वर्टिकली कैन ट्रांसफर द वायरस टू इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो इन द सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब देखो, ह्यूमन ब्लड मील जो होती है ना, वो लेते हैं जनरली फीमेल मस्कीटोज, ठीक है। तो फीमेल मस्कीटोज ह्यूमन ब्लड मील लेती हैं। हमने कहा ये TOT के टाइम में, वर्टिकल ट्रांसमिशन के टाइम में एग जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। जब एग इन्फेक्ट होगा, वो मेल मस्कीटो भी बन सकता है और वो फीमेल मस्कीटो भी बन सकता है। अगर फीमेल मस्कीटो है फिर तो साइकिल रिपीट ही होगी, क्योंकि ह्यूमन को इन बाइट करेंगे फॉर द ब्लड मील और ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन मेल तो ह्यूमन को बाइट नहीं करता, तो मेल क्या करेगा, मेल से फीमेल में ये डिजीज चला जाएगा ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस इज वेनरल ट्रांसमिशन, दिस इज नॉट वर्टिकल, सॉरी, दिस इज वेनरल ट्रांसमिशन। और ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कुछ वायरसेस में, दैट इज आर्बो वायरसेस, जो कि डेंगू के ही होते हैं। have been often shown to infect their tick or mosquito vectors when infected, and uninfected arthropods co-feed in close so आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शॉर्ट में हमने कर लिया है, बट इसको जितना डिटेल में करना हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न दिस। सो दिस इज अ पिक्चर जहाँ पे हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन को दिखाया हुआ है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में बेटा क्या होगा कि ये सॉरी हाँ, वेनरल ट्रांसमिशन जो अभी हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि जो मेल है, मेल से फीमेल में पैथोजन चला जाएगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और फिर जब वो किसी ह्यूमन को, किसी और एनिमल को बाइट करेंगे तो उनके अंदर भी वो चला जाएगा, ठीक है। या फिर मस्कीटो से अगर एग के अंदर जा रहा है तो वो हमारा हो गया वर्टिकल ट्रांसमिशन। Okay ji, with this we are done with this paper. Thank you for watching. All the best. Keep studying, and if you have any doubt or query, you can put that in the comment section. Thank you.